चलो जी आ जाओ पार्टनरशिप पे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन Partnership Act define partnership as partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. The person who enter into such relationship are called individually partner। देखो कलेक्टिवली तो हम क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं, और इंडिविजुअली हम क्या कहते हैं, हम उन्हें पार्टनर बोलते हैं। ठीक है ना। तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो हम कहते हैं रिलेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो एक बिजनेस चला रहे हैं, किस लिए, मुनाफा कमाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं पार्टनरशिप डीड। देखो अब जब भी तुम पार्टनरशिप करोगे तो अग्रीमेंट पे करोगे, है ना, तो वो क्या बनाओगे, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या डिफरेंसेस को हाईलाइट करती है, यानी कि क्या क्या पॉइंट्स तुम उसमें लिखते हो। डेट ऑफ अग्रीमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर, रेशियो टू डिवाइड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देखो। टू और मोर पर्संस, सबसे पहले तो पार्टनरशिप देखो अपने साथ नहीं करोगे। वैसे तो हम कहते हैं आप सबसे अच्छे दोस्त अपने खुद के ही हो, बट यहाँ पे नहीं चलेगा। पार्टनरशिप का मतलब ये दो या दो से ज्यादा लोग उसमें होने चाहिए। इट शुड बी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। दूसरा देखो अग्रीमेंट, अग्रीमेंट होना चाहिए। अब अग्रीमेंट यहाँ पे बच्चे आपका राइटिंग भी हो सकता है, और आपका यहाँ पे वर्बल भी हो सकता है, बट अग्रीमेंट होना चाहिए। यानी कि अग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और अग्रीमेंट इम्प्लाइड भी हो सकता है। फिर बिजनेस होना बहुत जरूरी है। बिजनेस का क्या मतलब है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। ये नहीं कि कोई एक ट्रांजैक्शन की उसमें मुनाफा कमा लिया जी पार्टनरशिप होगी, नहीं, आप लगातार ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तब वो बिजनेस है। दूसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ऑब्वियसली बिजनेस कर रहे हो तो चैरिटी के लिए तो कर नहीं रहे हो, किस लिए कर रहे हो, मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हो ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होगा। और लास्ट बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल कंसेंट, सॉरी म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और सारे ही पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट भी हैं। अगर एक भी पार्टनर कुछ करता है तो बाकी सारे पार्टनर उसके एक्शंस के लिए क्या है, लायबल हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। और जब हम ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि जहां पे म्यूचुअल एजेंसी है, आंख बंद करके कह दो कि भैया ये तो पार्टनरशिप है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा ये वाला पॉइंट अब काट दो। ठीक है, कंपनीज एक्ट में अब हम पढ़ चुके हैं कि कितने लोग पार्टनरशिप चला सकते हैं, अप टू 100%। तो 50 लोगों तक आप क्या चला सकते हो, आप पार्टनरशिप चला सकते हो। रिजल्ट्स ऑफ एन एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट में होगा, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस भी हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने अभी बताया। मस्ट कैरी ऑन सम बिजनेस, बिजनेस का यहाँ पे क्या मतलब है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, शेयर प्रॉफिट और लॉसेज ऑफ द बिजनेस, एंड बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी। तो ये तो क्या हो गए हमारे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप हो गए। ठीक है जी, क्लियर है सबको। आगे चले एसेंशियल एलिमेंट्स की बात। अच्छा अब देखो पार्टनरशिप क्या है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसी ढंग से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में आपने कंपनी भी पढ़ा है ना, HUF भी पढ़ते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इन सब में फर्क क्या क्या है, तो अब हमें क्या देखना है, इसमें डिफरेंस देखने हैं बिटवीन पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी। सबसे देखो पार्टनरशिप इट्स नॉट अ लीगल पर्सन, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जबकि कंपनी की क्या है, इट हैज अ लीगल पर्सन, लीगल पर्सनालिटी होती है। ये डेथ ऑफ द पार्टनर से इफेक्ट होता है,
अगर पार्टनरशिप में डेथ हो जाती है तो डिसोल्यूशन हो जाता है, मगर कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परपीचुअल सक्सेशन है। पीपल मे कम, पीपल मे गो। अफेक्टेड बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो भी डिसोल्यूशन हो जाता है, जबकि कंपनी को इंसॉल्वेंसी से भी, किसी शेयर होल्डर की इंसॉल्वेंसी से फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अगर इंसॉल्वेंट होगी तो खुद इंसॉल्वेंट होगी, शेयर होल्डर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर के इंसॉल्वेंट होने से कंपनी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे नो परपीचुअल सक्सेशन और यहाँ पे क्या है, परपीचुअल सक्सेशन है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल मैनेजमेंट बॉडी है। बच्चे 3 पार्टनर है ना, तो तीनों के तीनों मैनेजमेंट में होंगे ही होंगे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, या फिर कोई स्लीपिंग पार्टनर है तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा कि भैया ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऑल द रोक आप उसको भी नहीं सकते, ठीक है, वो आपके बीच का अग्रीमेंट है। जबकि यहाँ पे क्या होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। फिर पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है और प्राइवेट कंपनी में आपकी कितने की लिमिट है, आपकी 200 की लिमिट है। 200 तक के मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड में हो सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं पार्टनरशिप एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय जॉइंट हिंदू फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, HUF, सिर्फ हिंदूज के लिए होती है ना। यानी कि अगर आपके परदादा, दादा, फिर पापा, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, सारे एक ही ज्वाइंट फैमिली में है, एक ही बिजनेस चला रहे हैं, तो वो क्या है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली। और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या हम 50 की लिमिट लगा सकते हैं? जैसे पार्टनरशिप में तो हमने लगा दी भैया 50 ही लोग होंगे, ठीक है ना। 51 हुआ तो आपकी लीगल एसोसिएशन हो जाएगी। लेकिन क्या HUF में हम ऐसा लगा सकते हैं? नहीं। HUF भैया बच्चे तो भगवान की देन है। हिंदुस्तान में तो वैसे ही अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो भैया अभी हाय 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 हो जाएगी, है ना। तो हम कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली में देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, कि कितने मेंबर हो सकते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिट इन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहते हैं कि पार्टनरशिप कैसे बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट से, और ये किससे बनेगी, लॉ से। पार्टीज आर पार्टनर्स, यहाँ पे मेंबर्स को क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स। लायबिलिटी पार्टनर्स की कैसी है, ज्वाइंट एंड सेवरल। ज्वाइंट एंड सेवरल क्या, वैसे तो अगर 3 लाख रुपए की देनदारी है, 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों की 1-1 लाख रुपए की देनदारी है। लेकिन अगर ए इंसॉल्वेंट हो गया तो बी और सी की कितने की हो जाएगी, 1.5 लाख की। ए और बी दोनों इंसॉल्वेंट तो सी की कितने हो जाएगी, पूरी 3 लाख। ज्वाइंट एंड सेवरल। लेकिन यहाँ पे कर्ता की तो पर्सनल लायबिलिटी होती है, लेकिन बाकी मेंबर्स की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। उनका सिर्फ जितना शेयर होता है उतनी ही उनकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। पार्टनर्स आर अकाउंटेबल टू ईच अदर। म्यूचुअल एजेंसी है ना, अभी बताया मैंने, बट कर्ता इज नॉट अकाउंटेबल टू को पार्टनर्स। वो उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, वो तो हेड की तरह, बॉस की तरह, भैया आई एम दी हेड ऑफ दी फैमिली, मैंने जो कह दिया बस वही होगा, मेरा वचन ही मेरा शासन है, ठीक है। इस तरीके से कर्ता काम करता है। चलो, पार्टनर्स में एडेड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ओनली। यहाँ पे पार्टनर्स कैसे ऐड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। लेकिन को पार्टनर्स कैसे ऐड होंगे, बर्थ से। भाई एक बच्चे ने जन्म लिया उस फैमिली में तो वो ऑटोमेटिकली उसका मेंबर मिल गया, उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट का पर्चा लेके नहीं आएगा भी मैं तुम्हारी फैमिली का मेंबर बन रहा हूँ, ठीक है जी। बर्थ के साथ ऑटोमेटिकली बन गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली। आगे देखो, यहाँ पे डेथ ऑफ दी पार्टनर में क्या है, ऑब्वियसली डिसोल्यूशन होगा। यहाँ पे क्या फर्क होगा, अफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ को पार्टनर, कुछ नहीं, उसका शेयर क्या हो जाएगा, दूसरे पे डिवॉल्व हो जाएगा, दूसरे को मिल जाएगा, ठीक है। नॉन रजिस्ट्रेशन अफेक्ट अभी हम पढ़ेंगे। पार्टनरशिप को अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हो तो क्या क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है हिंदू फैमिली का। मैनेजमेंट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना भाई, कौन स्लीपिंग पार्टनर है, कौन एक्टिव पार्टनर है, किसकी क्या राइट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं। लेकिन यहाँ पे तो सारा मैनेजमेंट कौन है, करता, मेरा वचन ही मेरा शासन है। कंटिन्यूटी है, सक्सेशन है। भाई अगर रिमेनिंग पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू रखना चाहें तो कर भी सकते हैं। यहाँ पे तो होता ही है, चलती आ रही है फैमिली, पर दादा, फिर पर दादा, फिर पर दादा, फिर दादा, फिर दादा के पापा, है ना। इस तरीके से तो चलता रहेगा। नेक्स्ट, लीगल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन वेरियस लीगल सिस्टम, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, हिंदूज के लिए, हिंदू फैमिलीज के लिए। यहाँ पे खत्म करना है बिजनेस, रिश्ते नाते खत्म करने, तो क्या होगा, डिसोल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, पार्टीशन, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब देखो पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप।
पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप में देखो को ओनरशिप का मतलब होता है बच्चे जब एक चीज के दो या दो से ज्यादा मालिक होते हैं, ठीक है। बट जैसे एक घर है, मकान है, 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के नाम है, तो तीनों उस मकान की क्या है, को ओनर्स। वो पार्टनर्स नहीं है, वो कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं, वो कोई डेली बेसिस में ट्रांजैक्शन थोड़ा ना कर रहे हैं, लेकिन एक चीज के वो तीनों मालिक है, तो वो क्या है, आपस में को ओनर्स हैं। अब देखो डिफरेंस, यहाँ पे पार्टनरशिप कैसे चलेगी, कॉन्ट्रैक्ट से चलेगी। को ओनरशिप कैसे चलेगी, या तो कॉन्ट्रैक्ट से या लॉ से। कॉन्ट्रैक्ट से मतलब तुमने और मैंने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी, हम कॉन्ट्रैक्ट में को ओनर्स हो गए। और अगर जैसे मैंने अभी कहा भैया तीनों भाइयों को पापा से मिली है विरासत में, तो लॉ के थ्रू वो क्या बन गए, को ओनर्स बन गए। फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू थर्ड पार्टी। हाँ जी, क्या एक पार्टनर बाहर के किसी व्यक्ति को अपना हिस्सा बेच सकता है, नहीं बेच सकता, और बेचना भी है तो कंसेंट लेनी पड़ेगी सबकी। लेकिन 3 भाई है, अगर एक भाई अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो बेच सकता है, नहीं बेच सकता, बिल्कुल बेच सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू थर्ड पार्टी, यस। यहाँ पे क्या है, यस है, यहाँ पे क्या है, नो है। म्यूचुअल एजेंसी है, हाँ जी है, बिल्कुल है। यहाँ पर है नहीं, तब अपने अपने हिस्से के मालिक है, दूसरे से क्या लेना देना। यहाँ पे अगर खत्म करना है तो क्या होगा, डिसोल्यूशन, और यहाँ पे खत्म करना है तो क्या होगा, पार्टीशन। लीन फॉर एक्सपेंसेस, हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल मिलेंगे, सब एक दूसरे के एक्सपेंसेस के लिए लायबल है। और अगर पार्टनर ने अपनी जेब से पैसा खर्चा किया है तो वो फर्म से ले भी लेगा। यहाँ पे है लीन फॉर एक्सपेंसेस, नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। माइनर पार्टनर हो सकता है, नहीं हो सकता। माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, ये याद रखना, ठीक है। माइनर एज को ओनर बिल्कुल हो सकता है जी। 2 भाई हैं, एक 17 साल का है और एक 25 साल का है, दोनों मालिक है, ठीक है। पार्टनरशिप एज ज्वाइंट ओनरशिप। ओनरशिप डज नॉट हैव पार्टनरशिप। ओनरशिप तो ओनरशिप है, उसमें पार्टनरशिप की कोई बात ही नहीं है। देखो अब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर, यानी कि कितने तरीके के पार्टनर होते हैं। अब ये एक एक करके देखते जाओ। सबसे पहले एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर, एंगेज इन एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। भैया वो रोज आता है लंच बॉक्स उठा के, डब्बा उठा के ऑफिस से सुबह 9 बजे और रात को जाता है 8 बजे, सारे दिन पूरे दिन बैठ के ऑफिस में काम करता है, वो तो क्या है, एक्टिव पार्टनर, जिसको सब पता है बिजनेस के बारे में। हिज एक्ट्स बाइंड्स द फर्म एंड अदर पार्टनर्स, नोटिस टू बी गिवन इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। ऑब्वियसली एक्टिव पार्टनर रिटायर होगा तो नोटिस तो देगा ना, सारी दुनिया उसी को तो जानती है, भैया ये पार्टनर है, तो उसको तो बताना पड़ेगा कि भैया टाटा बाय बाय, आज के बाद में नहीं हूँ, है ना। तो उसे क्या देना पड़ेगा, उसे तो नोटिस देना पड़ेगा। आगे चलते हैं, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। ये तो भैया वो रईस खानदान का व्यक्ति है जिसने पैसा तो लगा दिया बिजनेस में, लेकिन काम करने का टाइम नहीं है। काम करे भी कहाँ से, सुबह 11 बजे उठते हैं, फिर 2 घंटे जो है ब्रेकफास्ट में लग जाते हैं, फिर थोड़ा गप्पे मारते हैं, फिर लंच टाइम हो जाता है, लंच टाइम के बाद 2 घंटे सो जाते हैं, फिर शाम को 3 बत्ती भी तो खेलनी है, फिर डिनर का टाइम हो गया, डिनर के बाद फिर सो गए, है ना। कहाँ टाइम है पूरे दिन में। चलो ये तो जोक अबाउट स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है हु हैज इन्वेस्टेड द मनी इन द बिजनेस बट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द डे टू डे बिजनेस ऑफ द फर्म। तो डज नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बट क्या लेकर आया है, वो शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आया है, और वो क्या लेगा, प्रॉफिट भी लेगा, लॉसेस भी बियर करेगा। हाँ, इसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नोटिस देने की रिटायरमेंट में। क्यों, कोई जानता ही नहीं था कि ये भी पार्टनर है। बल्कि अगर वो नोटिस देगा ना रिटायरमेंट का, तब लोग पूछेंगे अच्छा पार्टनर थे, अरे हमें तो पता ही नहीं था। तो जिसे कोई जानता ही नहीं, वो रिटायरमेंट का नोटिस देके भी क्या करेगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब इसमें क्या आता है, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो व्यक्ति है बच्चे, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है जिसका बहुत नाम हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके नाम से हमारे बिजनेस को फायदा मिले। ऐसे व्यक्ति ना जनरली ना कैपिटल लेकर आते हैं, ना ही वो लॉसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ढंग से नेम लैंडिंग कह सकते हो। तो नॉमिनल पार्टनर, नो रियल इंटरेस्ट इन बिजनेस, उसको आपके बिजनेस से कोई लेना देना भी नहीं होता, जनरली आप उसको एक फिक्स सम दे रहे होते हो। डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल, लेंड्स हिज नेम ओनली। जैसे अगर आज मैं अपनी फर्म के साथ अमिताभ बच्चन का नाम लगा दूं और मैं अमिताभ बच्चन को कहूँ सर जी मैं आपको 10 लाख रुपए महीना दूंगा, अमिताभ बच्चन ने कहा ठीक है, वो मेरे बिजनेस में नहीं आता, उसको पता भी नहीं व्हाट आई एम डूइंग ना, उसने कोई कैपिटल लगाई है, वो तो अपने नाम का पैसा ले रहा है मुझसे। लेकिन क्योंकि अमिताभ बच्चन का नाम मेरी फर्म के साथ जुड़ा है, तो मेरे पास जो लोग आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन के कारण। तो उन लोगों के प्रति तो जिम्मेदारी बनती है अमिताभ बच्चन की, है ना। तो इसीलिए नो शेयर इन प्रॉफिट बट लायबल टू थर्ड पार्टीज।
फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म। बल्कि लोग तो मेरे पे कम और अमिताभ बच्चन के भरोसे पे ज्यादा आ रहे हैं, तो उनका भरोसा नहीं तोड़ने दे सकते अमिताभ बच्चन को। तो थर्ड पार्टी के लिए तो नॉमिनल पार्टनर भी उतना ही लायबल है जैसे कि कोई नॉर्मल पार्टनर। आगे चलते हैं। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, शेयर दी प्रॉफिट बट नॉट दी लॉसेस। भाई कोई बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, बहुत स्किल्ड बंदा है और वो रिस्क नहीं लेना चाहता आपके बिजनेस में, मगर आप चाहते हो कि वो आपके बिजनेस से जुड़े, तो आपने उसको ऑफर दिया, चल भाई तू प्रॉफिट में तो हिस्सा करियो, तू लॉसेस में मत करियो, लेकिन मेरा पार्टनर बन जाए क्योंकि मुझे पता है तेरे आने से मुझे फायदा होगा। तो वो कैसा पार्टनर है? इन प्रॉफिट ओनली। नो इंटरेस्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, वो तो अपनी स्किल का काम तुम्हें दे देगा, बाकी मैनेजमेंट से हो सकता है उसे कोई लेना देना ना हो। लायबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड। लेकिन थर्ड पार्टीज के लिए तो वो भी उतना ही लायबल है। एक चीज गांड मार लो, एक चीज समझ लो, कैसा भी पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए, आउटसाइडर के लिए तो सारे के सारे लायबल है। ये जितने भी तरीके के हम पार्टनर्स पढ़ रहे हैं ना, ये तो पार्टनर्स के बीच का आपसी अरेंजमेंट है, आपसी सांठगांठ है। बाहर वालों के लिए तो सारे पार्टनर्स एक जैसे हैं और बाहर वालों के लिए तो सारे पार्टनर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी भी रखते हैं, ये चीज याद रखना। तो ठीक है, अब आ जाओ सब पार्टनर। A sub-partner comes into existence when one of the partners agrees to share the profits derived by him from the firm with a stranger. That stranger is called sub-partner. पहली चीज तो समझ लो, सब पार्टनर पार्टनर होता ही नहीं है। देखो कैसे, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं। एक्स ने पार्टनरशिप की ए के साथ कि भैया मुझे इस फर्म में से जो भी हिस्सा मिलेगा वो मैं तेरे साथ आधा आधा बांटूंगा। ये तीनों कितने के लिए? 1/3 एंड 1/3 के पार्टनर है। अब x जब a के साथ आधा बांटेगा तो वो क्या बांटेगा? हाफ ऑफ 1/3। a की जवाबदेही भी नहीं है y और z की तरफ, और ना ही y और z की जवाबदेही है a की तरफ। वो तो हो सकता है इसे जानते भी ना हो। a सिर्फ और सिर्फ किसका पार्टनर है? x का। फर्म का तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सब पार्टनर इज नॉट अ पार्टनर ऑफ अ फर्म एट ऑल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, सेक्शन 28। इसमें मैंने तुम्हें याद करो एक एग्जाम्पल दिया था कि तीन पार्टनर्स हैं ABC, ये लोन लेने जा रहे हैं D के पास और अपने साथ एक अपने फ्रेंड X को ले गए। X बड़ा रईस है और X ने D के सामने बड़ी बड़ी फेंकी, सर जी मैं बैठा हूं ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, अरे फर्म को उधार दो। अब X की बातों में आके, क्योंकि D को पता है कि X बहुत रईस है और D को क्या लग रहा है कि X पार्टनर है, तो D ने ABC फर्म को क्या दे दिया? उधार दे दिया 10 लाख का। जब पैसा वापस करने का टाइम आया तो ABC ने पैसा वापस नहीं किया, तो अब D किसके पास पहुंच गया? X के पास। भाई साहब मेरा पैसा तो, X ने कहा मैं क्यों दूं, आई एम नॉट अ पार्टनर। D ने कहा पार्टनर नहीं हो, उस दिन तो मेरे सामने बड़ी बड़ी फेंक रहे थे आपकी बातों से तो यही लग रहा था कि आप पार्टनर हो। तो क्या X लायबल है D की तरफ? यस। X ने जो बात बोली थी, जो रिप्रेजेंटेशन उसने दी, दैट आई एम अ पार्टनर, वो वाली जिम्मेदारी अब उसको उठानी पड़ेगी। तो यस, X इज लायबल टू D। तो ये कैसा पार्टनर है? बाय स्टॉपर, बाय होल्डिंग। और अब जब X को लगा अरे मैं तो फंस गया, तो अब X को क्या देना है? पब्लिक नोटिस देना है कि भैया मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूँ। और अगर X नोटिस नहीं देता है कि भैया मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूँ, तो वो आगे आने वाली पार्टीज के लिए भी क्या होता जाएगा? लायबल होता जाएगा। ये चीज याद रखना। देखो, रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ पार्टनर बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न और बाय कंडक्ट, अपने आप को वो शो कर रहा है मैं पार्टनर, लायबल एज अ पार्टनर। फिर भैया जब शो कर रहे हो तो पार्टनर वाली लायबिलिटी भी उठाओ। इफ क्रेडिट इज गिवन टू द फर्म बेस्ड ऑन हिज रिप्रेजेंटेशन, ही कैन नॉट डिनाई। इफ अ पार्टनर डज नॉट गिव अ पब्लिक नोटिस एंड हिज नेम स्टिल यूज्ड इन द बिजनेस, ही इज ऑल्सो लायबल टू थर्ड पार्टीज। भैया नोटिस दे दो अगर अपनी आगे की लायबिलिटी आपको हटानी है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। आउटगोइंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर। अ पार्टनर हु लीव्स अ फर्म इन विच द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी ऑन बिजनेस। ऑब्वियसली आउटगोइंग पार्टनर का क्या मतलब है? भैया कोई व्यक्ति 60 साल का होगा, उसने कहा भैया अब काम नहीं होता, अब तो मुझे रिटायरमेंट लेनी है, तुम लोग चलाओ, टाटा बाय बाय, मैं तो जाऊंगा गोवा में हॉलीडे मनाऊंगा, चिल करूंगा, बहुत कमा लिया मैंने पैसा। तो वो क्या है? वो आउटगोइंग पार्टनर है। ठीक है, सिंपल। इनकमिंग पार्टनर, अ पर्सन हु इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इनटू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो वो कैसा पार्टनर है? वो इनकमिंग पार्टनर है। आउटगोइंग और इनकमिंग है तो बहुत सिंपल है दोनों पार्टनर्स। आगे चलते हैं, चलो जी। नेक्स्ट अब क्या आते हैं? राइट्स ऑफ पार्टनर्स।
देखो, राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। देखो, हर पार्टनर का अधिकार है कि वो क्या करे, बिजनेस में पार्टिसिपेट करे, चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर ही क्यों ना हो। अगर वो कल को आगे ना, नहीं आज से मैं काम करूंगा, मेरी मम्मा ने बोला है काम करना चाहिए, तो आज से तो मैं भी क्या करूंगा, मैं भी काम करूंगा, तो बाकी पार्टनर्स मना नहीं कर सकते उसे, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ पार्टनर। ठीक है। राइट टू बी कंसल्टेड। भैया जब सारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे से पूछ के करें, क्योंकि सब एक दूसरे के कामों के लिए क्या है, जिम्मेदार है, लायबल है। ठीक है। तीसरा, राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स। ऑब्वियसली सबका पैसा लगा है, सब किताबें देखना चाहेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट देखना चाहेंगे कि भैया पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ पे जा रहा है। तो राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स। राइट टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई और रेशो नहीं लिखी है, यानी कि कोई रेशो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर पैसा कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट एंड एडवांसेस। हाँ जी, इंटरेस्ट एंड एडवांसेस मिलता है नहीं मिलता है, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। हाँ जी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस मिलता है या नहीं मिलता है, मैं चैट बॉक्स पे देख रही हूँ, फटाफट बताओ। यस, एक ही बच्चे का आंसर आया, मैं एक को ही पढ़ा रही हूँ क्या, बाकी बच्चे क्या होता है एडवांसेस? पार्टनर ने पैसे उधारी दी किसको, फर्म को। हाँ जी, मिलेगा नहीं मिलेगा एडवांस में पैसा, कितने परसेंट मिलता है ये भी बता दो। हाँ जी, रेट बताओ, रेट। वेरी गुड, आ गया आंसर 6%। यस, तो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगर कुछ नहीं लिखा है तो 6% है, अगर ज्यादा लिखा है 8%, 9% तो उतना मिलेगा, बट मिनिमम 6% तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, चलो फिर राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अभी हमने पढ़ा कि एडमिशन कैसे होगा, विद कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। अगर एक भी पार्टनर अड़ गया ना, भैया ये नहीं आएगा मेरी फर्म में, मुझे तो उसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं है, तो भैया नहीं आएगा, सबकी कंसेंट होगी तभी न्यू एडमिशन हो सकता है। ठीक है। राइट इन इमरजेंसी इंडेमनीफाइड। अगर एक पार्टनर इमरजेंसी में अपनी जेब से फर्म के लिए कोई पैसा खर्च करता है तो ऑब्वियसली फर्म उसे क्या करे, रीइंबर्स करे भाई। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, राइट टू रिटायर। बिल्कुल है भैया, राइट टू रिटायर। नहीं काम करना मुझे फर्म के साथ कंटिन्यू करना, तुम करो, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं तुम्हें भी नहीं रोक रहा, लेकिन मुझे काम नहीं करना। यस, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर। नेक्स्ट देखो, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट। अगर आप उस रिटायर्ड पार्टनर का हिसाब किताब नहीं करते हो, फुल एंड फाइनल नहीं करते हो, तो आपको उसके साथ क्या शेयर करने पड़ेंगे, प्रॉफिट शेयर करने पड़ेंगे। या तो फुल एंड फाइनल करके विदा करो उसे, विदाई अच्छे से करो, बिना फुल एंड फाइनल करे विदाई करी तो प्रॉफिट शेयर होते रहेंगे उसके साथ। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, ये अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे क्या थे पार्टनर्स के राइट से। अब आती है ड्यूटीज। भैया राइट से तो ड्यूटीज भी तो आएंगी। सबसे पहले इसमें आती है ड्यूटी ऑफ गुड फेथ। क्या होता है गुड फेथ? भरोसा। हम कहते हैं सबको एक दूसरे पे भरोसा करके काम करना है और एक दूसरे के भरोसे के लिए काम करना है, एक दूसरे को चीट नहीं करना है। ठीक है। दूसरा इंडेमनीफाई फ्रॉड। अगर 3 पार्टनर्स हैं और कोई एक पार्टनर फ्रॉड करता है, सी फ्रॉड करता है और इसके कारण सबको नुकसान होता है, तो ये भरपाई करे किसकी, बाकी पार्टनर्स की। तीसरा देखो ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है आंख नाक कान खोल के काम करना। अगर सपोज करो तुम्हारी जेब में 500 रुपए और तुम्हें अपने लिए पर्सनल शॉपिंग करनी है, जाके बाजार कितनी बार्गेनिंग करोगे तुम, एक एक चीज देखोगे, 10-10 दुकानों पे जाओगे, रेट पूछोगे, फिर सबसे सस्ता और सबसे अच्छा खरीद के लाओगे, है ना। लेकिन अगर भाई दूसरे के लिए 500 रुपए की शॉपिंग करनी है, दूसरे ने तुम्हें 500 रुपए पकड़ाए हैं, अरे छोड़ना, पहली दुकान पे जो मिल रहा है उठा लो, कौन मेहनत मारे। नहीं जी, ऐसा नहीं करना है। फर्म भी आप ही की अपनी ही है, उसको अपना ही समझ के क्या करना है, काम करना है। ड्यूटी ऑफ ड्यू डिलिजेंस, यानी कि आपको नेग्लिजेंट नहीं होना है, नो नेग्लिजेंस। ड्यूटी नॉट टू कम्पीट। फर्म का कपड़े का व्यापार है और तुमने कहा मैं भी चलो चुपके से कपड़े का व्यापार कर लेता हूँ, फर्म से सब कुछ सीख लूंगा, फर्म के कस्टमर तोड़ लूंगा और फर्म की तरह मैं भी पैसा कमा लूंगा, तो ऐसा नहीं करना है।
फर्म भी आप ही की अपनी है, अपने साथ कंपटीशन नहीं करना है, तो नॉट टू कम्पीट। एंड लास्ट, ड्यूटी टू रेंडर यूज प्रॉपर्टी ऑफ फर्म प्रॉपरली, यानी कि फर्म की प्रॉपर्टी आपको कैसे इस्तेमाल करनी है, आपको प्रॉपरली इस्तेमाल करनी है। यार मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, 3 पार्टनर हैं XYZ। मिस्टर एक्स की गर्लफ्रेंड आ रही है दिल्ली, मिस्टर एक्स के पास अपनी तो है मारुति, एल्टो ले लो, चलो आजकल मारुति तो आती नहीं, एल्टो ले लो, ठीक है। और फर्म के पास है मर्सिडीज, जो फर्म के डेलीगेट्स को लेकर आती है, विजिटर्स को लेकर आती है। तुमने कहा छोड़ो ना, आज डेलीगेट्स अगर अल्टो में आ जाएंगे तो क्या जाएगा, मैं मर्सिडीज ले जाता हूँ गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो, फर्म की प्रॉपर्टी को ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हो, अपने पर्सनली काम के लिए आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो दीज आर दी ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। कितने तरीके की पार्टनरशिप होती है, 3 तरीके की। सबसे पहली आती है पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब ये मर्जी, मेरी मर्जी, जब तक चलानी है चलाओ, जैसे चलानी है चलाओ, जब डिसोल्यूशन करना है तब डिसोल्यूशन कर दो। तो नो प्रोविजन, देखो पार्टनरशिप एट विल कब माना जाएगा, व्हेन देयर इज नो प्रोविजन इन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन का मतलब है कितने टाइम के लिए है, और डिटर्मिनेशन का मतलब है कि कब खत्म होगी। दोनों ही चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, तो वो कैसी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल है। इफ एनी पार्टनर गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन इन राइटिंग, द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। पार्टनरशिप एट विल में अगर एक भी पार्टनर ने उठ के नोटिस दे दिया ना, भैया खत्म करो, तलाक तलाक तलाक, तो भैया करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्ट में ऐसा ही लिखा है। दूसरी पार्टनरशिप कौन सी आती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अ पर्सन मे बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन अ पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ सच वेंचर अ पार्टनरशिप कम्स टू एंड। मैंने एक बार तुम्हें एग्जांपल दिया था कि चलो तुम और मैं डाबरी का फ्लाईओवर बनाते हैं, बन चुका है वैसे तो, बट मान लो नहीं है, और हमने पार्टनरशिप की कि भाई डाबरी का फ्लाईओवर बनाएंगे। तो जब तक फ्लाईओवर नहीं बनेगा तब तक पार्टनरशिप है, और जैसे ही फ्लाईओवर बन गया पार्टनरशिप क्या होगी, खत्म हो गई, ठीक है। पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए आपने पार्टनरशिप की। चलो अब नेक्स्ट इसमें आता है लिमिटेशंस ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। सबसे पहले तो इसमें आता है व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयड अथॉरिटी, क्या होती है एम्प्लॉयड अथॉरिटी, मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में, हाँ जी फटाफट लिख के बताओ सर। यस, व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयड अथॉरिटी। हाँ जी, आप सब जरा आंसर करो, आई एम कमिंग बैक इन 1 मिनट। जरा फटाफट आंसर्स लिख के भेजो, मैं सबके आंसर्स पढ़ूंगी।
हाँ जी, सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया इतनी देर में। जनरल राइट एंड ड्यूटी विच इज अंडरस्टूड। ओके, हाँ जी, बाकी बच्चे सब सो रहे हो क्या? सुन रहे हो ना? हाँ जी, सब बच्चे सुन रहे हैं ना? कान खुले हुए ना? डूइंग वर्क ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी पार्टनर। अच्छा जी, बाकी बच्चे मैंने एक बड़ा अच्छा वीडियो देखा था और उसमें ना क्लास में दिखाया था कि भाई आपको आ रही है नींद, अब आपको है सोना और जगह कैसे रहो। तो बड़े अच्छे अच्छे मास्क थे, बड़े अच्छे अच्छे ऐसे आगे कुछ गॉगल्स भी दिखाए हुए थे कि आप लगा लो तो सामने वाले को देख के लगेगा कि आपकी आंखें खुली हुई हैं, जगी हुई हैं, मगर तुम मस्त सो रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है ना अभी किसी के साथ, सब जग रहे हैं ना? हाँ जी, आंसर तो 2 ही बच्चों के आए मेरे पास। बाकी बच्चे भी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दें कृपया करके। एक्ट ऑफ पार्टनर बाइंड दी फर्म। ओके, अभी तक 3 आंसर आए हैं। तीनों में से तान्या का आंसर मैं कह सकती हूँ कि ड्यूटीज विच आर अंडरस्टूड, इम्प्लाइड, है ना? देखो, इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब है बच्चे कि हम जब ये कह सकते हैं कि कुछ पावर्स तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये तो पार्टनर के पास होंगी ही होंगी, है ना? अब अगर तुमने किसी पार्टनर के साथ 500 रुपए की डील की है तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क भी आएगा क्या कि अगर 500 रुपए की डील करने की पता नहीं पावर इसके पास होगी या नहीं होगी? आएगा ऐसा क्वेश्चन मार्क? नहीं आएगा। अरे यार, पार्टनर है, 500 रुपए की तो डील तो कर ही सकता होगा। तो ये क्या है उसकी? ये इम्प्लाइड अथॉरिटी, यानी कि जो जनरल यूसेज में, रोजमर्रा के कामकाज में जो हम मान के चलते हैं कि ये पावर्स तो पार्टनर के पास होंगी ही, वो उसकी क्या है? वो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है। लेकिन कुछ चीज़ें हम कहते हैं कभी भी पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आ सकती, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए आप पहले सबसे सलाह मशवरा करो, आप सबकी कंसेंट लो, सिर्फ और सिर्फ तभी हम मानेंगे कि हाँ ये आपकी पावर में है। यानी कि ये एज्यूम करने वाली पावर्स नहीं है। ठीक है, देखो वो कौन कौन सी हैं लिमिटेशंस। इसमें आपके सेक्शंस 19 एंड 22 और स्टार्ट ही कैसे हो रहा है? सब्जेक्ट टू यूसेज एंड कस्टम ऑफ ट्रेड। देखो, अब जनरली कोई चीज़ ऐसी हो कि हम ये कहते हैं कि भाई ये तो पार्टनर की पावर में नहीं आती होगी, लेकिन कोई कोई ट्रेड में वही पार्टनर बड़ी आम भी हो सकती है। अब जैसे प्रॉपर्टी डीलर का काम लो, अब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी और बेचनी, तो हमें लगता है किसी एक पार्टनर की पावर में होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है तो उनका तो बिजनेस ही यही है। तो यही इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचनी और खरीदनी प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में क्या हो गई? रोजमर्रा का काम, है ना? जबकि दूसरे बिजनेस में वो रोजमर्रा का काम नहीं है। तो एक बिजनेस में तो वो एम्प्लॉइड पावर में आ गई और दूसरे बिजनेस में वो एम्प्लॉइड पावर में नहीं आई। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू यूसेज एंड कस्टम ऑफ ट्रेड। अब देखते हैं, चलो आ जाओ, कि क्या क्या चीजें पार्टनर की इम्प्लॉइड अथॉरिटी में नहीं आती हैं। डज नॉट कम अंडर इम्प्लॉइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, देखो, पहली सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेशन? क्या होता है आर्बिट्रेशन? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेशन? यस, आर्बिट्रेशन का बच्चे मतलब कि जब हम सिविल कोर्ट्स में ना जाके हम किस में जाएंगे? हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। ठीक है ना? आर्बिट्रेशन में पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आर्बिट्रेशन में जाना है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। एक पार्टनर अपनी मर्जी से ये डिसाइड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट इन वंस नेम। अगर 3 पार्टनर्स है ABC और फर्म का अकाउंट खुल रहा है सिर्फ A के नाम से, तो A अपनी मर्जी से नहीं खुलवा सकता। इसमें क्या चाहिए? तीनों की मर्जी चाहिए, तीनों की कंसेंट। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब है कि आप अकेले भी कर सकते हो, हम मान रहे हैं कि आपकी पावर में, और ये सारी चीजें आप अकेले नहीं कर सकते हो। तीसरी, कॉम्प्रोमाइज और रिलिंग्विश
क्लेम, आपकी फर्म ने किसी से पैसा लेना था 10 लाख का और ये बंदा चाहता है कि इसे 5 लाख में सेटल कर दिया जाए, तो ये सेटल करने की पावर किसी एक पार्टनर के पास है क्या? नहीं है, सबकी कंसेंट से होगा। रिलिंग्विश का मतलब ही क्या होता है? गिव अप कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विड्रॉ सूट और प्रोसीडिंग। अगर पूरी फर्म ने किसी के ऊपर केस फाइल किया था तो क्या कोई एक पार्टनर उस केस को वापस ले सकता है? नहीं, सबकी कंसेंट से ही वो केस वापस लिया जाएगा। नेक्स्ट, एडमिट अ लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग। अगर कोई केस चल रहा है फर्म के बीच में और आउटसाइडर के बीच में, और अगर उसमें फर्म तैयार है कि भैया ठीक है हम 10 लाख रुपए की लायबिलिटी लेने के लिए तैयार है, तो एक अकेला पार्टनर है ये लायबिलिटी एडमिट नहीं कर सकता। ये सबको सब आपसी सहमति से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ऑब्वियसली अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है तो सारे मिलके खरीदेंगे, एक अकेला नहीं खरीदेगा, ना ही खरीदेगा और ना ही बेचेगा, सब पार्टनर्स की रजामंदी से होगा। एंड एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म को किसी और फर्म के साथ पार्टनरशिप करनी है तो भी एक पार्टनर नहीं कर सकता, वो सारे पार्टनर्स मिलके करेंगे। हाँ जी, ठीक है, तो ये सारी क्या थी हमारी लिमिटेशन थी। सेक्शन कौन सा था? 19 एंड 22। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी को हम ये कहते हैं कि भैया बढ़ा घटा भी तो सकते हैं, है ना। इम्प्लाइड अथॉरिटी, देखो पार्टनरशिप कैसे चल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ आपसी रजामंदी से चल रहा है, तो हम कहते हैं हम इम्प्लाइड अथॉरिटी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे ABC 3 पार्टनर्स हैं, इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि भाई हम में से कोई भी 5,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, तो इन्होंने इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या कर दी? रिस्ट्रिक्ट कर दी। और अगर यही इन्होंने लिख दिया कि भैया कोई भी पार्टनर फर्म के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है, तो ये इन्होंने इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या कर दी? एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी। तो आप घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। देखते हैं, चलो सेक्शन 20 पे आते हैं। सेक्शन 20 lays down that the implied authority of any partner may be extended or restricted by an agreement between all the partners. पार्टनरशिप है ही क्या? अग्रीमेंट ही तो है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, तो कॉन्ट्रैक्ट से इम्प्लाइड अथॉरिटी बढ़ा दो या घटा दो, मर्जी है तुम्हारी। फिर देखो सेक्शन 21 प्रोवाइड्स दैट अ पार्टनर हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंस। अगर कोई पार्टनर इमरजेंसी में कोई काम करता है तो ऑब्वियसली फर्म को उसे क्या करना चाहिए? कॉम्पनसेट करना चाहिए। जैसे ABC 3 पार्टनर्स है, BACS वाले आ गए फैक्ट्री में, B और C बाहर हैं दोनों, आउट ऑफ इंडिया, और BACS वालों ने बोला सर जी आप अभी के हाथ आप ये बिल भरो, नहीं तो हम तो सारी इलेक्ट्रिसिटी काट के जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी तो प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो ए ने क्या कर दिया? ए ने अथॉरिटी नहीं है उसके पास कि वो 10 लाख की पेमेंट कर सके, लेकिन उसने BACS वालों को लॉफुल चार्जेस हैं, उसने 10 लाख की पेमेंट की अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके। लेकिन हम ये कहते हैं किसको बचाने के लिए की? फर्म को बचाने के लिए की, फर्म को लॉस से बचाने के लिए की। तो मान लो कि ये उसकी इम्प्लाइड पावर में आती है। इसलिए इमरजेंसी में अगर कोई भी पार्टनर कोई भी काम करता है, किस पर्पस से? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस, तब वो उसके लिए उसकी किस में आ जाती है? इम्प्लाइड अथॉरिटी में आ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो सेक्शन 23, अफेक्ट्स ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर्स। एडमिशंस मेड बाय पार्टनर्स कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म्स इज मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस आर एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। आप रोजमर्रा में पार्टनर्स जो भी काम कर रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बच्चे, वो फर्म के अगेंस्ट एविडेंस है पूरा। बाकी पार्टनर्स ये नहीं कह सकते अरे ये तो एक पार्टनर ने बोला, हमने थोड़ा ना बोला। नहीं जी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी एडमिशंस का क्या मतलब होता है? कोई भी बात एडमिट करना, कोई भी लायबिलिटी एडमिट करना। अगर वो एडमिट की जा रही है तो वो सबको बाइंड करेगी। ठीक है, सच एडमिशंस मेड बाय पार्टनर्स विल बाइंड दी firm. An admission by a person before he became a partner in the firm is not evidence against the firm. Obviously, partner बनने से पहले उसने जो भी बातें कही हैं वो फर्म को बाइंड नहीं करेंगी। नेक्स्ट आते हैं अफेक्ट्स ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर्स। नोटिस टू वन पार्टनर रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑपरेटिंग एज नोटिस टू द फर्म। अब देखो, अगर आप एक्टिव पार्टनर को नोटिस देते हो, एक्टिंग पार्टनर को, तो हम ये मान लेते हैं कि आपने नोटिस सबको दे दी।
अनलेस अंटिल उस एक्टिव पार्टनर के मन में कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, इसमें से ए क्या है, एक्टिव पार्टनर है। अगर एक्टिव पार्टनर को कोई नोटिस आया है या उसको कोई भी बात पता है तो हम ये मान लेंगे कि सबको पता है। हाँ, अगर ए ने जानबूझ के बात छुपाई, उसने फ्रॉड किया बी और सी के साथ, फिर हम मानेंगे कि हाँ भैया बी और सी इनोसेंट है, उन्हें नहीं पता था, ए को ही पता था। ठीक है, तो देखो, द पार्टनर टू हुम सच नोटिस इज गिवन मस्ट बी एक्टिंग इन द बिजनेस एट दैट टाइम। सो अ नोटिस टू अ डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर वुड नॉट ऑपरेट एज अ नोटिस टू द फर्म। सिर्फ एक्टिंग पार्टनर को पता होगी वो बात। नोटिस का मतलब है कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आना, कोई बात पता होना। एक्टिंग पार्टनर को पता है तभी हम मानेंगे फर्म को पता है और सबको पता है। डोमेन पार्टनर को कोई बात पता है तो हम नहीं मानेंगे कि सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लायबिलिटी ऑफ अ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनर कुछ गड़बड़ करता है, कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, तो पूरी फर्म लायबल होती है। देखो कब कब, द फर्म इज लायबल इन द गिवन बिलो सिचुएशंस। इफ अ लॉस और इंजरी अकर्स टू अ थर्ड पार्टी ड्यू टू द एक्ट ऑफ द पार्टनर इन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। रोजमर्रा के काम के दौरान अगर एक पार्टनर की बेवकूफी के कारण अगर थर्ड पार्टी को नुकसान होता है तो पूरी फर्म को भुगतना पड़ेगा। दूसरा, इफ अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपरेंट अथॉरिटी रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी एंड मिस एप्रोप्रिएट्स इट। अगर एक पार्टनर ने अपनी एम्प्लॉयड अथॉरिटी के तहत ही कोई पैसा लिया और बाद में उस पैसे को मिसयूज कर दिया, तो थर्ड पार्टी थोड़ा ना जिम्मेदार है उसके लिए। थर्ड पार्टी तो फर्म को कहेगी भैया तुम जानो, तुम्हारा पार्टनर जानो, मेरा पैसा दो। तो अगर कोई भी पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपरेंट अथॉरिटी रिसीव्स मनी एंड मिस एप्रोप्रिएट्स, तो पूरी फर्म क्या हो जाएगी, लायबल हो जाएगी। तीसरा, इफ मनी रिसीव्ड बाय द फर्म इन कोर्स ऑफ बिजनेस एंड दी पार्टनर्स मिस एप्रोप्रिएट। ऊपर मैं बात कर रही हूँ कि किसी एक पार्टनर को मिला, अगर पूरी फर्म को भी कोई पैसा मिलता है और कोई भी पार्टनर या सारे पार्टनर्स अगर उसे मिस एप्रोप्रिएट कर लेते हैं, मिस एप्रोप्रिएट मतलब पता है ना, गलत इस्तेमाल, गबन कर लिया, गवा दिया पैसा, तो पूरी फर्म क्या हो जाएगी, लायबल हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे क्या आते हैं, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है अभी तक जितना पार्टनरशिप हमने पढ़ा है? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, मैं चैट बॉक्स ही देख रही हूँ। किसी को पूछना है कुछ अभी तक जितना रिवाइज किया है उसमें? हाँ जी, बताओ संदीश, क्या पूछना है आपको? चलो आगे चलते हैं। इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर आ रहा है और जो पार्टनर जा रहा है। पहले इनकमिंग देखते हैं। नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, no partner can be admitted as a partner into a firm without the consent of all the existing partner। ये तो हमें पता है, एडमिशन होगा। अच्छा संदीश जी, बच्चे पहले अभी आप पार्टनरशिप से रिलेटेड ही डाउट पूछो जितना मैंने अभी कराया है। ठीक है, और पार्टनर के किसी भी रॉन्गफुल एक्ट के लिए जो कि थर्ड पार्टी को नुकसान होता है तो पूरी फर्म लायबल है, अगर आप पार्टनरशिप से रिलेटेड पूछ रहे हो तो। ठीक है, चलो इनकमिंग पे तो ये तो हमें पता है कि एडमिशन कैसे होगा किसी भी पार्टनर का, कंसेंट ऑफ ऑल, यानी कि इनकमिंग कैसे होगी, विद कंसेंट ऑफ ऑल। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंग द पार्टनर्स बीइंग एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप, इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी अ कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, तभी वो इनकमिंग पार्टनर होगा, अदरवाइज वो इनकमिंग पार्टनर नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं, liability of incoming partner. A new partner becomes liable for the debts and acts of the firm only from the date he is admitted as a partner. पहले इसको पढ़ लो, फिर एक एग्जांपल दे देती हूँ। He cannot be held liable for the acts of the old firm. A new partner may, however, agree to be liable for the debts existing prior to his admission, but such agreeing will not give to a prior creditor the right to sue him because of absence of privity of contract. क्या मतलब है इसका? जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ABC 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये D को एडमिट कर रहे हैं। D का एडमिशन हो रहा है 1 जनवरी 2020 से, कोरोना काल में जी। ठीक है,
अब डी अपने इस फॉर्म के लिए किस दिन से लायबल है? स्ट्रेट फॉरवर्ड तो भैया 1 जनवरी 2020। लेकिन कई लोगों को शौक होता है ना, आ बैल मुझे मार, तो डी ने कहा भैया मैं तुम्हारे पुराने डेट्स के लिए भी लायबल हूँ। बहुत बढ़िया बात है, यानी कि मैं ओल्ड फॉर्म के डेट्स के लिए भी लायबल हूँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर इस फॉर्म का कोई क्रेडिटर है एक्स, जिसने कभी इस फॉर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था इन द ईयर 2015, और अब वो लाइबिलिटी रेज कर रहा है, एबीसी को पैसा देना है, क्या ये एक्स डायरेक्टली डी के ऊपर केस फाइल कर सकता है? ये एक्स ए बी सी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, फॉर्म के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है, लेकिन क्या ये डी के ऊपर केस फाइल कर सकता है? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। क्या एक्स डी के ऊपर डायरेक्टली केस फाइल कर सकता है अपने पुराने डेट के लिए? डी ने लायबिलिटी ली है, हाँ जी मैं पुराने डेट्स के लिए लायबल हूं, बताओ फटाफट। एक ही बच्चे का आंसर आया, बाकी बच्चे आंसर करो फटाफट। हाँ जी, नहीं कर सकता बच्चे, क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। जब एक्स ने फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो डी था ही नहीं। आप यानी कि एक्स जो है वो फर्म के ऊपर केस फाइल करे। हाँ, ए बी सी फिर डी को कह सकते हैं चल भाई तू कंट्रीब्यूट कर, तूने हमारे डेट्स का भी लायबिलिटी ली है, लेकिन कोई भी क्रेडिटर, पुराना क्रेडिटर डी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता डायरेक्टली। ठीक है, ये बात बोली गई है इसमें। देखो, न्यू पार्टनर मे अग्री टू बी लायबल फॉर द डेट एग्जिस्टिंग प्रायर टू एडमिशन, बट एनी प्रायर क्रेडिटर cannot sue him because of absence of privity of contract। अब शायद ये लाइन समझ में आ गई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अ पार्टनर इज सेट टू रिटायर व्हेन द सर्वाइविंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड द रिटायरिंग मेंबर सीजेस टू बी अ पार्टनर। ऑब्वियसली जो जा रहा है वो क्या है, वो रिटायरिंग पार्टनर है, यानी कि सर्वाइविंग पार्टनर्स जो है वो तो कैरी कर रहे हैं, और रिटायरिंग मेंबर जो है ही सीजेस टू बी अ पार्टनर, वो अब इस फर्म का पार्टनर नहीं है। इन केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप अ पार्टनर में रिटायर, ये देखते जाना पर्टिकुलर पार्टनरशिप में वो कैसे रिटायर हो सकता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी अदर पार्टनर्स। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल में वो कैसे रिटायर हो सकता है, बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू ऑल दी अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर अनलेस अदरवाइज अग्रीड। ठीक है जी, तो भाई पार्टनरशिप एट विल में तो नोटिस दो, रिटायर हो जाओ, और बाकी पार्टनरशिप में विद कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स यू हैव टू रिटायर। नेक्स्ट देखो, अ रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट। वो अपने उन सारे कामों के लिए लायबल रहेगा जो कब हुए हैं, उसकी रिटायरमेंट से पहले हुए हैं। तुम्हें अपने कर्म तो भुगतने ही पड़ेंगे, तो जो कांड तुम कर गए, जो कर्म तुम कर गए रिटायरमेंट से पहले, उसके लिए तो तुम जिंदगी भर लायबल रहोगे। लेकिन फिर भी देखो, अगर उन पुराने कर्म कांडों से भी बचना है तो क्या करना पड़ेगा, ही मे हाउएवर फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज for the debts of the firm incurred before his retirement by an agreement with such third parties and the partners of the reconstituted firm, discharging the outgoing partners from all liabilities. The remaining partners alone cannot give this freedom to the retiring partners. He may be discharged if the creditors agree. जैसे A, B, C, D 4 पार्टनर्स हैं, D रिटायर हो रहा है 1 जनवरी 2020 को, तो 1 जनवरी 2020 से पहले के तो सारे डेट्स के लिए वो लायबल है, लेकिन वो चाहता है यार मैं तो अब जाके तपस्या करूंगा, मैं नहीं लायबल रहना चाहता किसी के लिए भी। वो ऐसा करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ए बी सी और फर्म्स के जितने भी क्रेडिटर्स हैं सबके साथ क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि भैया मुझे फ्री कर दो। तो ठीक है भैया, ये तीनों भी राजी कि भैया ठीक है पुरानी जिम्मेदारी हम ले लेंगे, आप तसल्ली से हिमालय पे जाके, पर्वत पे जाके तपस्या करो। ये भी मान गए कि ठीक है हम एबीसी से पैसा ले लेंगे, ठीक है मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, लोग को क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी, आप अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज। लेकिन ना तो खाली ये लोग एबीसी खाली इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं पुरानी लायबिलिटीज के लिए, और ना ही खाली क्रेडिटर्स कर सकते हैं, डी को सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलें आगे। चलो
नेक्स्ट देखो, एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर? एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है कि जब कुछ पार्टनर ने मिलके बाकी किसी एक पार्टनर को फर्म से धक्के देके बाहर निकाल दिया। क्या वो ऐसा कर सकते? नहीं कर सकते। देखो, अ पार्टनर, लेकिन एक सिचुएशन में कर सकते हैं। अ पार्टनर मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ फर्म बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ओनली इफ, अगर दो कंडीशंस पूरी होंगी। द पावर टू एक्सपेल हैज बीन कन्फर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज, यानी कि जिस ग्राउंड पे आप पार्टनर को निकाल रहे हो वो ग्राउंड आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो। एंड सच अ पावर हैज बीन एक्सरसाइज इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, और ये काम फर्म के बेनिफिट के लिए किया गया हो। जैसे ABC 3 पार्टनर्स हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है कि भैया अगर कोई भी पार्टनर फर्म के पैसे का मिस एप्रोप्रिएशन करता है, गबन करता है, तो हम उसे निकाल देंगे। अब सी ने एक्चुअली में गबन किया है, तो क्या AB मिलके निकाल सकते हैं भाई, फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। आज गबन किया, नहीं निकालेंगे, कल दोबारा कर लेगा, फर्म की रेपुटेशन खराब करेगा। लेकिन यहीं पर अगर सी ऑनेस्ट है, A और B सिर्फ इसीलिए उसे निकालना चाहते हैं कि भैया ना तो खुद गड़बड़ करता है ना मैं करने देता, इसको धक्के मारो, क्या तब सी की एक्सपल्जन हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वहां पे गुड फेथ नहीं है। तो ये दो कंडीशंस पूरी होंगी साइमल्टेनियसली, प्लस का साइन बना रही हूँ, तभी मेजॉरिटी पार्टनर माइनॉरिटी पार्टनर को क्या कर सकते हैं? एक्सपेल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो। द पार्टनर हु हैज बीन एक्सपेल्ड मस्ट बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन हिज पोजीशन। लेकिन सी को निकालने से पहले भी आप उसको अपॉर्चुनिटी दोगे अपनी बात रखने का। गुनहगार को एक आखिरी मौका दिया जाता है अपनी सफाई पेश करने का, तो इसे भी मिलेगा। एंड टू रिमूव द कॉज ऑफ हिज एक्सपल्जन, एक मौका आपको उसे देना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनर क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है। व्हेन अ पार्टनर इन द फर्म इज एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। सिंपल सी बात है, जिस दिन से इंसॉल्वेंसी हुई वो पार्टनर नहीं है। ऑन द डेट, और इंसॉल्वेंसी किस दिन से मानी जाती है? ऑन द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड। जिस दिन कोर्ट के ऑर्डर की डेट होती है वही डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी भी मानी जाती है। वेदर और नॉट द फर्म इज देयर बाय डिसॉल्व्ड विल डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर। इंसॉल्वेंसी से डिसोल्यूशन हो सकता है, लेकिन होगा या नहीं होगा ये आपके अग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर आपके अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, अगर बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू रख सकते हैं तो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। The insolvent partner's share in the firm's asset will be used for firm debts first, and whatever remains will be utilized for the insolvent partner's personal debts. अब यहाँ पे ये चीज समझो, insolvent partner share in the firm's asset, जो भी उस इंसॉल्वेंट पार्टनर का शेयर था फर्म की एसेट्स में, पर्सनल एसेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी जो फर्म में जो उसका शेयर था वो पहले फर्म के डेट में इस्तेमाल होगा और बाद में उसके पर्सनल डेट्स के लिए इस्तेमाल होगा। कौन से शेयर की बात कर रहे हैं? शेयर इन दी फर्म्स एसेट। फर्म की एसेट्स में से पहले फर्म का ही कर्जा चुकाया जाएगा, सीधी सी बात है, बाद में पर्सनल चुकाया जाएगा। ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट आते हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ऑल्दो ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द फर्म इज डिसॉल्व। वैसे तो डिसॉल्व हो जानी चाहिए, लेकिन वही बात है, अगर आपका अग्रीमेंट आपको परमिशन देता है तो कंटिन्यू रखो। बट इफ द अदर पार्टनर सो अग्री द फर्म मे नॉट बी डिसॉल्व। व्हेन अ फर्म इज नॉट डिसॉल्व द एस्टेट ऑफ द डिजीज पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट्स डन आफ्टर हिज डेथ। ऑब्वियसली मरने के बाद के कामों के लिए थोड़ी ना मरा हुआ व्यक्ति जिम्मेदार रहेगा। मर गया तो भैया उसके साथ उसके राइट्स, उसकी लायबिलिटी सब गए भगवान के पास। यमराज जी पैसे पे बिठा के उसे भी ले गए और उसके साथ उसकी सारी जिम्मेदारियों को भी ले गए, है ना। तो जिस दिन वो व्यक्ति मरा उसके बाद जो भी फर्म में काम होंगे उन कामों के लिए मरे हुए व्यक्ति की जायदाद या प्रॉपर्टी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, नो पब्लिक नोटिस और डेथ इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली डेथ का कभी पब्लिक नोटिस दे सकते हो? हाँ जी, यमराज जी ने चिट्ठी भेजी है 4 दिन बाद आएंगे लेने मुझे, तो आज मैं नोटिस दे रहा हूँ कि मैं 4 दिन बाद मरने वाला हूँ। नोटिस होगा? नहीं होगा। डेथ अपने आप में नोटिस है। ठीक है, नो पब्लिक नोटिस ऑफ डेथ इज रिक्वायर्ड टू रिलीव द डिजीज पार्टनर्स एस्टेट फ्रॉम फ्यूचर ऑब्लिगेशन। ये सिंपल सी बात है। ABC 3 पार्टनर्स है, सी की डेथ हो गई 30 मई को, तो 30 मई के बाद करे गए किसी भी काम के लिए सी की प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। हाँ, 30 मई से पहले के कामों के लिए इसकी प्रॉपर्टी जिम्मेदार है। सी तो जिम्मेदार हो ही नहीं सकता, वो तो गया। सी की प्रॉपर्टी उसके पुराने कामों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसके मरने के बाद वाले फर्म के किसी भी काम के लिए उसकी प्रॉपर्टी जिम्मेदार नहीं है।
चलो जी, नेक्स्ट देखो, अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि फर्म का क्या हो रहा है, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। ये 39 से लेके सेक्शन 44, सेक्शन 39 बताता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन। सेक्शन 39 प्रोवाइड्स दैट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप डिसॉल्व होना, पार्टनर्स के बीच में ही तो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म है, ठीक है। अब डिसोल्यूशन हो कितने तरीके से सकता है, 5 तरीके से, बाय अग्रीमेंट, बाय नोटिस, ऑन हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी, कंपल्सरी डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले बाय अग्रीमेंट, भैया पार्टनरशिप की कैसे थी, अग्रीमेंट से, तो अग्रीमेंट से क्या कर दो, डिसॉल्व भी कर दो। अ फर्म मे बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि 3 साल की पार्टनरशिप है तो 3 साल के बाद डिसॉल्व होगी ना भाई, है ना। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन ऑल्सो बी टर्मिनेटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, जिस तरीके से बनी थी उसी तरीके से मार भी दी जाएगी। चलो दूसरा बाय नोटिस, लेकिन नोटिस देखना एक ही जगह पॉसिबल है, वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल। अभी पीछे बढ़ा जा, पार्टनरशिप एट विल है, एक नोटिस दो, तलाक तलाक तलाक, क्या खत्म, पार्टनरशिप खत्म, है ना। तो वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, द फर्म मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग द नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। A notice of dissolution once given cannot be withdrawn without the consent of all the partners। एक बार तीर निकल गया कमान से तो उसे वापस लेने के लिए सबकी मंजूरी चाहिए, अदरवाइज तो निकल गया जी तीर, ठीक है। चलो तीसरा, ऑन दी हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, यानी कि कुछ इवेंट होने पर फर्म डिसॉल्व हो जाए। अब इसमें वर्ड जरा इंपॉर्टेंटली देखना, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये जितने भी पॉइंट्स ABCD हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, वैसे तो फर्म डिसॉल्व हो जानी चाहिए, लेकिन अगर आपका अग्रीमेंट कहता ना नहीं भैया चलाओ, तो आपका पार्टनरशिप चलेगा, ठीक है। इसीलिए पहला वर्ड ही क्या है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट कहता है वैसा कर लो। अ फर्म मे बी डिसॉल्व इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। 3 साल के लिए फर्म थी, 3 साल हो गए, ठीक है जी, खत्म करो। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं कंटिन्यू रखना है और आपका कॉन्ट्रैक्ट परमिशन देता है तो रख लो, लेकिन फिर आपकी वो पार्टनरशिप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स बाय द कंप्लीशन देयरऑफ। डाबड़ी का फ्लाईओवर बन गया भैया, खत्म करो। लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कहता है कंटिन्यू कर सकते हो, कर लो, लेकिन फिर तुम्हारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरा, बाय डेथ ऑफ द पार्टनर, लेकिन ठीक है भैया सर्वाइविंग पार्टनर चलाना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट परमिशन देता है, चला लो, लेकिन वैसे डेथ पे हो जाना चाहिए डिसोल्यूशन। चौथा, बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी पे। लेकिन ये चारों में ही इफ एंड बट है, लॉ कहता है भैया इनमें से कुछ भी होता है, पार्टनरशिप खत्म करो, लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट परमिशन देता है तो चालू रहो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। पीछे वाला क्या था, कंटीजेंसी पे, ये कंपल्सरी करना ही पड़ेगा, इसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ नहीं कर सकता। अ फर्म मे बी कंपल्सरीली डिसॉल्व इफ व्हेन ऑल दी पार्टनर्स और ऑल बट वन, या तो सारे या एक को छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। पार्टनरशिप में 2 लोग तो चाहिए ना, अब सॉल्वेंट एक ही बंदा बचा तो वो कैसे पार्टनरशिप चलाएगा, तुम्हें खत्म ही करनी पड़ेगी पार्टनरशिप। दूसरा, when some event has happened which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on। तुम लॉटरी का बिजनेस करते थे पार्टनरशिप फर्म में, आज सरकार ने लॉटरी बंद कर दी तो क्या करोगे, पार्टनरशिप बंद ही करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि बिजनेस क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्या आता है इसमें, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब ऊपर 4 में से तो डिसोल्यूशन हो नहीं सकता और तुम्हें डिसोल्यूशन चाहिए, तो तुम क्या करोगे, आखिरी रास्ता क्या बचता है, आखिरी रास्ता कोर्ट। तो डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट इज नेसेसिटेटेड व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द पार्टनर्स। अलग अलग मतभेद हैं, 2 कह रहे डिसॉल्व करो, 2 कह रहे नहीं कर रहे, एक कह रहा है ऐसे कर लो वैसे कर लो। जब डिस्प्यूट हो जाए तो कोर्ट ही रास्ता बचता है। देखो कैसे कैसे किस किस केस में कोर्ट आपको परमिशन दे सकता है डिसोल्यूशन करने का। इंसैनिटी, अगर कोई एक पार्टनर इनसेन हो जाता है तो बाकी पार्टनर कह सकते हैं भैया पागल व्यक्ति के साथ हमें बिजनेस नहीं करना, डिसोल्यूशन कराओ। दूसरा, परमानेंट इनकैपेसिटी, कोई एक पार्टनर परमानेंट इनकैपेबल हो गया, कोमा में चला गया जी, तो बाकी पार्टनर्स कहेंगे भैया आप इसके साथ थोड़ा ना बिजनेस करेंगे, डिसोल्यूशन कराओ, ठीक है। तीसरा, मिसकंडक्ट,
अगर कोई एक पार्टनर बार बार मिसकंडक्ट करता है, पर्सनल या प्रोफेशनल, रोज पॉकेट मारता है वो, और रोज उसके कारण पुलिस जो है बैठी रहती है फर्म के ऑफिस में, बाकी पार्टनर्स क्या कहेंगे, भैया पीछे छुड़ाओ इससे, डिसोल्यूशन कराओ हमारा। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, ड्यूटीज पड़ी थी पार्टनर्स की, भैया वो कोई ड्यूटी पूरी ही नहीं करता, कभी अपनी ड्यू डिलिजेंस ही नहीं रखता, तो बाकी के पार्टनर्स क्या कहेंगे, भैया पीछा छोड़ाओ, डिसोल्यूशन कराओ। फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिना पूछे बाकी पार्टनर से अपना हिस्सा बेच दिया उसने, तो बाकी पार्टनर्स क्या बोलेंगे, भैया इसने जिसको हिस्सा बेचा है ना, हमें उसके साथ बिजनेस नहीं करना, फर्म डिसॉल्व करो। या फिर कोई भी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, कोई भी ऐसा ग्राउंड, कोई भी ऐसा कारण जो कोर्ट को जस्टिफाइड लगे, उस ग्राउंड पे कोर्ट क्या दिला सकता है, डिसोल्यूशन दिला सकता है। ठीक है जी, चलो अब डिसोल्यूशन कैसे होगा ये तो पता चल गया। अब अगर आज डिसोल्यूशन बोला है तो डिसोल्यूशन के काम भी तो करने पड़ेंगे, एसेट्स बेचने पड़ेंगे, कर्जदारों को पैसा चुकाना पड़ेगा, फर्म को खत्म करने में, वाइंड अप करने में टाइम लगेगा ना, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिडल में भी होंगे, उनको पूरा भी करना पड़ेगा। तो अब देखो डिसोल्यूशन डिसाइड होने के बाद क्या क्या होगा, देखते हैं। Liability for acts of partners done after dissolution continue to be liable until public notice। सबसे पहले अगर आपने डिसोल्यूशन किया तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हो तो पूरे फर्म के पार्टनर्स वैसे ही लाइबल रहेंगे जैसे कि वो पहले थे, म्यूचुअल एजेंसी चलती रहेगी। तो डिसोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देना है, आपको पब्लिक नोटिस देना है। देखो, राइट्स ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर पेइंग डेट्स एंड शेयर सरप्लस इफ एनी। अब पार्टनर्स का क्या अधिकार है कि बिजनेस को क्या करे, वाउंड अप करे, खत्म करे, फर्म की प्रॉपर्टी बेच के उसमें से उसके डेट्स चुकाए, और अगर कुछ बच जाता है तो उस सरप्लस को क्या कर लें, शेयर कर लें। कॉमन सेंस की बात है, यही तो करेंगे। तीसरा, कंटेनिंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट टू कंप्लीट अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शंस। देखो, पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी चालू रहेगी, सारी चीजों के लिए नहीं, सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो कि अनकंप्लीट थे, इनकम्प्लीट थे, अधूरे थे, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, उस आधे अधूरे काम को पूरा करो। तो उन कामों को पूरा करने के लिए आपकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी चल रही है, लेकिन किसी भी नए काम के लिए अब आपकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है क्योंकि डिसोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट आते हैं, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब अकाउंट्स भी तो सेटल करने हैं, सेक्शन 48। अब इसमें भी देखो, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी फॉलोइंग रूल्स शैल बी ऑब्जर्व्ड। किन रूल से हमें करने हैं सेटलमेंट्स अकाउंट्स? लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल शैल बी पेड। डेफिशिएंसीज क्या होती हैं? जैसे सपोज करो ए और बी दो पार्टनर्स थे, ये लेकर आया 6,000 रुपये, ये लेकर आया 4,000 रुपये, कितने आए? 10,000 रुपये। ठीक है, और अगर आपकी जो लाइबिलिटीज हैं सपोज करो वो है 12,000 की, तो आपकी डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 2,000 की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी घर से लाके तो भरपाई करनी पड़ेगी। तो देखो, ये लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल, ये कहाँ से पे होंगी? सबसे पहले अगर फर्म में कुछ प्रॉफिट्स हैं, ठीक है ना, सॉरी ये 12,000 की लाइबिलिटीज नहीं है, इसको 2,000 की कर लो एसेट्स, तो आपकी 8,000 की क्या हो गई? डेफिशिएंसी। ठीक है, ये आपकी क्या थी? ये आपकी कैपिटल। तो अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉफिट्स हैं, सबसे पहले तो ये डेफिशिएंसी प्रॉफिट्स में से अरेंज करो। प्रॉफिट्स नहीं है तो कैपिटल में से करो, और अगर कैपिटल भी नहीं है तो बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली इन प्रपोर्शन इन विच दे शेयर दी प्रॉफिट्स। तो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में घर से लेकर आओ। आखिरी रास्ता तो ये है कि घर से लेकर आओ। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, अब जो फर्म की एसेट्स है उन्हें बेच के पैसा सबसे पहले कहाँ लगाएं? एसेट्स ऑफ द फर्म शेल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले तो फर्म के डेट्स पे करो, आउटसाइडर्स के डेट्स ऑफ द थर्ड पार्टी सेटल करो। उसके बाद डेट्स ऑफ दी पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स ने कोई एडवांसेस दिए हैं, पार्टनर्स ने कोई उधारी दी है तो वो भी आउटसाइड लोन और डेट ही ना, लेकिन बस वो पार्टनर्स ने दी है, ये फर्क है। तो पहले बाहर वालों को निपटाओ, फिर घर वालों को निपटाओ। फिर अगर कुछ बच जाता है तो कैपिटल वापस कर दो। कैपिटल वापस करने के बाद भी कुछ बच जाता है तो फिर वो क्या कर लो? डिवाइड कर लो। किस प्रोपोर्शन में? प्रोपोर्शन इन विच दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर दी प्रॉफिट्स। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। फिर अब सेपरेट डेट, सेक्शन 49, जैसे एग्जांपल ले लो, इसमें एक मिस्टर ए है, अब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है,
इनकी प्रॉपर्टी है 50,000 की, इनके पर्सनल डेट है 40,000 के, और फर्म के डेट है इनके 20,000 के। देनदारी तो कितने की है? 60,000 की, इनके पास है कितने? 50,000। तो कैसे एडजस्ट करें? तो 50,000 में, क्योंकि ये पर्सनल प्रॉपर्टी है इनकी, तो पर्सनल प्रॉपर्टी में से पहले पर्सनल डेट दो, यानी कि 50 में से 20 गए 30, और फर्म 20 तो फर्म के हैं, तो 50 में से 40 दोगे पहले इनके अपने पर्सनल डेट्स, कितने बचे? 10। तो फर्म को कितना मिलेगा? 10,000 ही मिलेगा। तो पर्सनल प्रॉपर्टी में से पहले पर्सनल डेट दोगे, फर्म के शेयर में से पहले फर्म के डेट दोगे, सिंपल सी बात। ठीक है जी, चलो। तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में से तो क्या देंगे? फर्म के डेट्स देंगे, और अगर कुछ बचता है तभी हम अपना पर्सनल डेट वहां से चुकाएंगे। और अगर पार्टनर की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसमें तो पार्टनर का अपना पर्सनल डेट पहले एडजस्ट होगा, और अगर कुछ बचेगा तो फर्म का डेट होगा। ये क्या था? ये पर्सनल डेट था, और ये क्या था? ये फर्म का डेट था। तो मैंने 50,000 में से पहले क्या पे किया? 40,000, जो कि पर्सनल डेट है। कितने बचे? 10,000। फर्म का डेट है 20,000 का, लेकिन अब फर्म को कितना ही मिलेगा? 10 ही मिलेगा, क्योंकि उतना ही बचा है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। अगर डिसोल्यूशन वक्त से पहले हो गया और कोई पार्टनर एडमिशन के टाइम पे प्रीमियम लेकर आया था, तो क्या वो प्रीमियम उसे वापस मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा। लेकिन अगर वो अगर वो डिसोल्यूशन खुद उसके ओन कंडक्ट के कारण हुआ है, उसी की बेवकूफ़ी के कारण डिसोल्यूशन हो रहा है, तब उसको प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा। या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है भैया प्रीमियम इज नॉन रिफंडेबल, कोई प्रोविजन ही नहीं है रिटर्न का, तो भी वापस नहीं मिलेगा। या फिर अगर डिसोल्यूशन डेथ के कारण हो रहा है तो भी प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि डेथ तो किसी के हाथ में नहीं है ना बच्चे, ये तो भगवान की करनी है। भगवान की करनी में इंसान को कैसे गलत ठहराए। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है राइट्स वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड फॉर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। भैया डिसोल्यूशन जो है कुछ पार्टनर के फ्रॉड के कारण हो रहा है, तब क्या करें? तो कुछ तो इनोसेंट पार्टनर हो गए और कुछ क्या हो गए? डिफॉल्टिंग पार्टनर्स हो गए। अब देखो रेमेडीज क्या है। रेमेडीज हमेशा किसको मिलती है? इनोसेंट पार्टनर्स, यानी कि जिन्होंने फ्रॉड नहीं किया है, जो फ्रॉड का शिकार हुए हैं। देखो उनके पास क्या रेमेडीज हैं। सबसे पहले हम कहते हैं उन्हें क्या मिलेगा? लीन ऑन सरप्लस और एसेट्स मिलेगा, यानी कि वो कब्जे में रख सकते हैं फर्म के सरप्लस और एसेट। कौन से डेट के अगेंस्ट? उस डेट के अगेंस्ट जो वो एज अ कैपिटल लेकर आए थे, या उन्होंने पैसा दिया था फर्म को परचेज ऑफ शेयर। लीन का अधिकार सिर्फ आपको कैपिटल के अमाउंट के लिए ही मिलेगा, ये याद रखना। ठीक है। दूसरा, जो भी पेमेंट उन्होंने टुवर्ड्स दी डेट ऑफ द फर्म दी थी, उन्होंने फर्म का कर्जा चुकाया था अपनी पर्सनल जेब से, तो उस पैसे के लिए वो फर्म के क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर बन जाएंगे। और जो कुछ भी उन्होंने दूसरे की बेवकूफ़ी के कारण गवाया, उसके लिए उन्हें क्या मिलेगी? इंडेमनिटी, इंडेमनीफाइड हो जाएंगे। इंडेमनीफाई का क्या मतलब होता है? लॉस कॉम्पनसेट कराना। तो ये रेमेडीज है किसके पास? इनोसेंट पार्टनर्स। क्लियर है जी? चले आगे। ठीक है, तो याद रखना कैपिटल के लिए अधिकार मिलेगा लीन का, जो उधारी चुकाई है उसके लिए अधिकार मिलेगा क्रेडिटर बनने का, और जो कुछ दूसरे की बेवकूफ़ी के कारण गवाया उसके अगेंस्ट अधिकार मिलेगा इंडेमनीफाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स, लास्ट टॉपिक ऑफ योर पार्टनरशिप एक्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स कंपल्सरीली है या फिर आपका ऑप्शनल है? ऑप्शनल है, लेकिन बच्चे अगर नहीं कराओगे तो बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। देखो, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरी पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड, बट एन अनरजिस्टर्ड फर्म सफर्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज। एन एप्लीकेशन, देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना कैसे है। एन एप्लीकेशन इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट along with the prescribed fee has to be submitted to the registrar of firms of the state in which the place of business of the firm is situated। अगर आपका बिजनेस दिल्ली में है तो कौन से रजिस्ट्रार के पास जाओगे? दिल्ली के। The application must be signed by all the partners and must contain the following particulars। आपकी एप्लीकेशन में देखो क्या क्या चीजें होंगी। नेम ऑफ द फर्म, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, names of any other places where the business of the firm is carried on,
डेट ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, द नेम्स एंड फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। हाँ जी, क्लियर है? ये सारी चीजें आपकी एप्लीकेशन में जाएंगी। आगे चलते हैं। अफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो क्या हो जाएगा? नो सूट इन सिविल कोर्ट बाय अ पार्टनर अगेंस्ट दी फर्म और अदर पार्टनर्स। पार्टनर्स के ऊपर ही केस नहीं फाइल कर सकते, फर्म के ऊपर केस नहीं फाइल कर सकते। कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा, नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय अ फर्म अगेंस्ट दी पार्टीज, ये तो सबसे ही बड़ा है। दूसरा बंदा आपको बेवकूफ बना के निकल जाए, तीसरी पार्टी आपका पैसा मार के चली जाए, आप उसके ऊपर केस नहीं फाइल कर सकते। The firm or its partners cannot make a claim of set off or other proceeding based upon a contract. अगर फर्म ने किसी को पैसा दिया था 1 लाख रुपए का और इससे पैसा लिया था 2 लाख रुपए, दिया था कितना? 1 लाख, लिया था कितना? 2 लाख। तो वैसे तो फर्म को डी को कितना वापस करना चाहिए? 1 लाख। 1 लाख सेटल होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा जी, सेटल नहीं होगा, सेट ऑफ। क्यों? क्योंकि आपकी फर्म कैसी है? अनरजिस्टर्ड है, तो सेट ऑफ नहीं मिलेगा। इतना बड़ा डिसएडवांटेज। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड भी है तो भी ये वाले बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। वो क्या है? प्रोवाइडेड इट इज सूट फॉर डिसोल्यूशन। आपकी फर्म रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, डिसोल्यूशन के हमने जितने भी प्रोविजंस पढ़े हैं ना, वो सारे अधिकार आपको मिल जाएंगे। और इट इज इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ऑब्वियसली तो भी अधिकार मिल जाएंगे। अनलेस इन केस सेट ऑफ वैल्यू डू नॉट एक्सीड ₹100। सेट ऑफ मिलेगा 100 रुपये तक। फायदा है कुछ? मुझे नहीं पता ये 100 रुपये क्या सोच के इन्होंने लिखा है, या फिर ये अमेंड होना चाहिए था मगर अमेंड करना भूल गए हैं, या भगवान जाने। 100 रुपये तक का सेट ऑफ मिलेगा, बाकी सेट ऑफ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, आपने रजिस्ट्रेशन कराया और आपसे क्या हो गई? कुछ गलतियां हो गई रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। 3 तरीके के रेक्टिफिकेशन है, 64 एंड 65 सेक्शन। रेक्टिफिकेशन बाय द रजिस्ट्रार इफ एंट्रीज इन द रजिस्टर विच आर नॉट इन कंफर्मिटी विद डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, गलती से एंट्री में कुछ और लिख दिया गया तो वो रेक्टिफाई हो सकता है। रेक्टिफिकेशन इन डॉक्यूमेंट्स बाय द पार्टनर्स, डॉक्यूमेंट्स में नाम गलत चला गया, एड्रेस गलत चला गया तो पार्टनर्स रेक्टिफाई कर सकते हैं। अमेंडमेंट ऑफ एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑन कोर्ट ऑर्डर्स, या फिर कोर्ट ही ऑर्डर दे दे कि भाई रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के रजिस्टर में ये अमेंडमेंट की जाएगी, ये रेक्टिफिकेशन की जाएगी। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास आपने जो भी फाइलिंग की है, क्या उसका इंस्पेक्शन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एनीबडी कैन इंस्पेक्ट और हैव कॉपीज ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी। फी लगेगी अगर आपको उसकी कॉपी चाहिए तो, या उसको इंस्पेक्ट करना है। कंटेंट्स ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज टू बी कंक्लूसिव प्रूफ। और जो ये सर्टिफाइड कॉपीज आप लोगे रजिस्ट्रार से, वो क्या है? वो कंक्लूसिव प्रूफ है। ठीक है जी। और यहाँ पर आपका पार्टनरशिप एक्ट भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने 3 एक्ट्स अभी तक रिवाइज कर लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब आपके बात करें अगर सीए की तो बचता है आपका कंपनी लॉ एंड योर एलएलपी। सीएमए का नेगोशिएबल भी बचता है। तो नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक अप एलएलपी एंड कंपनी लॉ। ठीक है, तो वो दोनों हम लेंगे तो आपके बाकी बचे सिलेबस का भी रिवीजन क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल जो है वो आपको रिसेप्शन की तरफ से आ जाएगा। नेक्स्ट